दोस्तों एंथ्रो 2024 एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की, जिसमें हम देखेंगे PYQs कितने रिपीटेड हैं। 2 4 10 साल नहीं, 1979 से लेके अब तक के टोटल 44 ईयर्स हो जाते हैं। देन सिलेबस से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली हेडिंग्स पूछ ली लेकिन आज तक उनसे प्रीवियसली क्वेश्चन नहीं पूछे थे, एंड कैसे नए क्वेश्चंस पूछे हैं जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हॉल में करना तो डिफ़िकल्ट है, कोई आपको कितना भी ज्ञान दे। ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं जिनको करना डिफ़िकल्ट है। PYQs से इस लेक्चर में मैं आपको विद प्रूफ इस तरह से शो करने वाला हूँ। टोटल 16.5 क्वेश्चंस आप सेफली कह सकते हो दोज आर फ्रॉम PYQs, ईदर 100% और विद वेरी स्लाइट मॉडिफिकेशन। 11 क्वेश्चन तो वर्ड बाय वर्ड रिपीटेड है, जैसे आपको ये दिख रहा है इधर के, राइट। इसके बाद 5.5 क्वेश्चंस मैं ये कह सकता हूँ सिलेबस की हेडिंग्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछना डेफिनेटली बनता है। एंथ्रो में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे आज तक UPSC ने क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर 5 क्वेश्चन टोटली न्यू हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बाद में आप कहो कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एंथ्रो इज़ नॉट माई सब्जेक्ट फॉर UPSC। ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ता हूँ, कंटेंट में काम करता हूँ, राइट। लेकिन अगर आपको लगे इस लेक्चर में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इससे जेन्युइन गाइडेंस कोई आपको दे सकता है, एनीवन, चाहे वो कितने नए हों चाहे कितने पुराने हों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें मैं बात करूँगा फंडामेंटल की। फंडामेंटल होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या इस्टेब्लिश किया है, सिलेबस प्लस PYQs। यही चीज़ है जो सारा UPSC का सारा एटलीस्ट ऑप्शनल। दिस इज़ माय बैकग्राउंड एंड R&D बैकग्राउंड होने के नाते हमेशा हम फंडामेंटल्स पे जाते ही हैं। एंथ्रो पे लेक्चर बनाने का ये भी रीज़न है, काफ़ी टाइम से ये PYQ एंड ये कोर्स है, कभी हमने इसे मार्केटिंग लेवल पे नहीं किया। दूसरों ने, बहुत लोगों ने कॉपी किया होगा, सेम थीम सेम चीज़ें। आप अगर ये एनालाइज करो क्लियरली तो ये सारी थीम्स आपको कॉपीड दिखेंगी यूट्यूब पे, अक्रॉस द यूट्यूब चैनल्स आपको इन चीज़ों पे लोग बात करते जाएंगे। सोशियो में हम बात कर चुके हैं, GS 1 2 3 4 में हम बात कर चुके हैं। मैं फिर भी बात कर चुका हूँ कि अगर PYQs हम कर भी लें तो भी अगर 30 बार भी मुझे मेंस दे दिए जाएँ तो भी मैं फेल हो जाऊँगा, क्यों? ठीक है, वो लेक्चर्स ज़रूर देखना। इनफैक्ट आपका सोशियो ऑप्शनल है, एंथ्रो नहीं है, तो भी आप ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑर्डर वाइज नहीं है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनमें टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं। जैसे पेपर 1 यूनिट 1 में आप जानते हो कितनी सारी यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो आप अगर इन शॉर्ट देखो तो जो टोटल 28 क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूनिट 5 रिलीजन, देन कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेमोग्राफी, ये 4 यूनिट्स हैं जिनसे कोई क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिला। यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन हैं, यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन हैं। इन 9 में से 8 क्वेश्चन PYQ से हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हड़प्पा ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड, वो पहले पेपर 2 में पूछा जा चुका है, राइट। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कहता है डिस्कस सिनर्जिस्टिक मतलब दोनों का A+B इफेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही आपको बता रहा है दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में, फिर 2015 में एंड 1989, 86, 84 आप देखते जाओ, पॉज करके देख लेना, राइट। 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 60 क्यों है सर्च रिजल्ट में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश है, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम 2 टॉपिक्स में भी डालते हैं। जैसे जो पर्टिकुलरिज्म का क्वेश्चन है उसे आप 2 टॉपिक में कंसिडर करोगे, इसलिए अदरवाइज ये 56 होना चाहिए था नंबर, राइट। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमो इरेक्टस, इसके बारे में पूछा है, टॉपिक है 1B में आएगा, राइट। तो यहाँ 20 नंबर में पूछा, इन्होंने कहा होमो इरेक्टस का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दो और फिजिकल फीचर बता दो। फिजिकल फीचर बता दो और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होमो इरेक्टस। 2015 और 2021 के अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हो तो फिर हो जाएगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट नोट भी करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया था, आई थिंक इस प्लेलिस्ट में होगा, 300+ और 300 हाउ टू स्कोर 300+ इन ऑप्शनल। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने बात की है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सपोज XYZ टॉपिक, ठीक है, कोई भी ऑप्शनल कुछ भी, मैं सबसे पहले इसमें इंट्रो प्रिपेयर करूँगा, देन इसमें बैकग्राउंड प्लस ओरिजिन या इवोल्यूशन, फिर उसके बाद अगर कोई थ्योरी है, एजम्पशन है, उसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये ध्यान रखना, ये हेडिंग्स, इनसे देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। मेरिट आएगी, डीमेरिट आएगी, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, देन इवैल्यूएशन, देन कंक्लूजन। इतनी हेडिंग्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले राइट अ नोट और राइट शॉर्ट नोट, तो ये नहीं कि बस डेफिनेशन और थिंकर लीजिए, यहाँ पे थिंकर्स भी आएंगे।
राइट। थिंकर्स बस इतना ही पार्ट है इस पूरे नोट्स का। तो वो आपको पूरे इन सब चीज़ों में इतने हेड्स में आपको बात करनी है। देखेंगे अभी अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखो तो कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो परफेक्टली रिपीटेड है, होमो इरेक्टस। देन क्रोनोमेट्रिक डेटिंग, ये है 2024 एंड यहाँ देख लो 1995। जो ये कह रहे हैं कि 2013 से क्वेश्चंस कर लो, कुछ नहीं होगा। हाँ, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको बहुत पुराने क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने चाहिए। सिलेबस की हेडिंग से वैसे पूछा हुआ है, राइट। क्रोनोलॉजी इन प्री हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके देख लेना, आपको दिखेंगे कि ये आपके सिमिलर 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। देन जो ये क्वेश्चन है, दो ट्रेडिशन है, मुझे नहीं पता, जब मैंने नेट पे सर्च किया तो स्टोन टूल टेक्नोलॉजी है। अब टूल टेक्नोलॉजी से मेजर ट्रेडिशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैलियोलिथिक, ये सब पूछे हुए हैं एंड इनफैक्ट टूल से भी क्वेश्चन पूछे, टूल ट्रेडिशन। बट मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये वर्ड्स पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो याद रखते हो, तो इसे मैं न्यू क्वेश्चन मानूंगा। दिस इज़ नॉट रिपीटेड एज पर मी, जिसने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लिया हो या फिर चीज़ें याद हो, राइट, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर में है, कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको करना ही करना है। देन फूड प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मेहरगढ़। इस क्वेश्चन में बस एक ही कैच है, अगर आपको ये पता है कि मेहरगढ़ इक्वल टू नियोलिथिक, इतना तो हम मानते हैं कि नियोलिथिक आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल से ज़रूर पढ़ोगे, राइट। कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चंस हैं इंडिया में, आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ सुटेबल एग्जाम्पल्स पूछा हुआ ही है, तो मेहरगढ़ तो सबसे पहला नाम आता है। अब उसमें आप देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फूड प्रोडक्शन ऑफ नियोलिथिक, ये रहा, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, फार्मिंग कल्चर। ठीक है, फार्मिंग के साथ डोमेस्टिकेशन जो शुरू हो गया था उस टाइम तक अच्छे खासे लेवल पे, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ कल्चर, विशेषताएं। हिंदी देखो, विशेषताएं 100% रिपीटेड, राइट, कोई भी डाउट नहीं है। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन, यूनिट 1 हमारा हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, टॉपिक क्या है यहाँ पर, कल्चर सोसाइटी। इसमें यूनिट 2 में 5 टॉपिक्स है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक इससे है, नेचर ऑफ सोसाइटी से एक है, मैरिज से कुछ नहीं, फैमिली और किनशिप से एक एक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर के बाद जो अगला क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। इसे मैं कहूँगा 90% आप PYQ से कर सकते हो। इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिस कैसे है सोशल इनइक्वालिटी के लिए। अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन देखो तो बेसिकली इसका बेस ही है, स्ट्रेटा बना दिए, रिच पुअर में हो सकता है, कास्ट सिस्टम में हो सकता है, स्ट्रेटिफिकेशन के साथ मोबिलिटी पढ़ते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन सोशियो ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ तो एक छोटी सी यूनिट के बदले टॉपिक है, सोशियो में तो पूरी यूनिट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आपको ये टॉपिक पता है तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ते इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो ना, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा जिन्हें आंसर राइटिंग, आंसर लिखना आता है और प्रीवियस ईयर करके आए हैं, टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या लिखोगे इसमें आप विद एग्जांपल्स। इनइक्वालिटी की ही बात करने वाले हो आप, चाहे खुद एक बार सोच के देख लो इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली इन इंडिया। 2016 में क्वेश्चन पूछा है, अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली ऑफ इंडिया। जब भी आप पढ़ते हो तो डेफिनेशन तो पढ़ ही लेते हो ना कि अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, इसलिए अगेन हम इसे 100% रिपीटेड ही कहेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक हमें नया क्वेश्चन मिला जो रिपीटेड नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़े नोट्स ज़रूर बनाने पड़ रहे हैं, पीछे आपको पेजेस पलटने की आवाज़ आ जाएगी। कुला पे क्वेश्चन पूछा। कुल को आप देखो लीनियज डिसेंट, वंश के तौर पे भी समझ सकते हो, राइट। तो ये आपका आएगा आई गेस यहाँ पे आना चाहिए, पॉलिटिकल में फॉर्म्स ऑफ डिसेंट, ग्रुप किनशिप में आना चाहिए, लेकिन इसको हमने रखा नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट वाला क्वेश्चन देख ही लेते हैं एक बार पहले। कुला से पहले क्वेश्चन पूछा था कुल रिंग पे। इसको अगर आप जिसने भी किया हो एटलीस्ट ये तो पड़ेगा, सेरेमोनियल गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम को कुल रिंग कहते हैं। 2004 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था। अब जो ये कुला है बेसिकली, इसको अगर आप देखो ना तो जो आप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जब गिफ्ट एक्सचेंज की बात चल रही है, यहाँ पर दिस वन इस टॉपिक में आएगा, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में ही इस क्वेश्चन को करना चाहिए। इनफैक्ट आप चाहे तो फिर दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है, कुल मतलब जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है, कुल मतलब आपका जो वंश हो गया, उस पर आप लिख सकते हो, राइट। दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है। इसको हम 100% रिपीटेड ना माने, 50% मान लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशन। देखो ये 10 नंबर में है तो करना तो है। इसका मेन मतलब क्या होता है, जैसे जेठ जी से, गाँव में जेठ जी से जो औरतें हैं वो पल्ला करके रखती हैं, ये पल्ला है, उसे कहते हैं अवॉइडिंग। जोकिंग,
जीजा साली देवर भाभी, ये जो जहाँ पे मजाक चलता रहता है उसे जोकिंग रिलेशन कहते हैं। किनशिप और फैमिली का अप्लाइड क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे हैं कि रोल ऑफ किनशिप इन रेगुलेटिंग सेक्स एंड मैरिज, बट अगेन आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन एग्जाम में लोग कर पाएंगे। तुक्के मार के कुछ लोगों ने कर दिए, वो ठीक है, बट दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन। कल्चरल रेलेवेंस ऑफ कुला हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म्स। देखो ये पहले हेडिंग पढ़ लो, ठीक है। बैंड, ट्राइब, चीफडम, किंगडम एंड स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं, राइट। अब अगर आपको ये पता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म या टाइप या लेवल एंथ्रो में क्या है, तो ये रहा अथॉरिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऊपर वाला टॉपिक ही है सीधे। और अथॉरिटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में अथॉरिटी यहाँ पर पूछा है। तो 50% यहाँ से रिपीटेड है ये क्वेश्चन एंड 50% सीधे सिलेबस है। यही फॉर्म से आपको एक एक करके डेफिनेशन लिख देनी है विद एग्जाम्पल, थिंकर विंकर लिखे, अदरवाइज जाए तेल लेने सरसों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, इसमें बस एक ये क्वेश्चन देखो कि बेसिक एजम्पशंस क्या है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की, क्या वो आज भी वैलिड है। बेसिकली इन एजम्पशन का क्रिटिसिज्म प्लस या माइनस दोनों चीज़ें आपको बतानी है। इसी चीज़ पर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। जितना मुझे ये टॉपिक समझ में आया, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म चीज़ों को क्या कहता है कि आप अगर ए पॉइंट पे खड़े हो तो बी पे वन वे में पहुंचोगे। यूनिलीनियर सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन। बंदर है, बंदर की पूंछ है, ये बंदर बैठा है, राइट। तो आप बंदर से इंसान बने हो, पूंछ विद टाइम हट गई। अब ऐसा नहीं कि विद टाइम पूंछ आ जाएगी। यूनिवर्सल है, दुनिया भर में ऐसे ही हुआ होगा। यूरोसेंट्रिक व्यू रखता है। टेलियोलॉजी, व्हाट हैपन्स फॉर अ रीज़न, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म कहता है। इवोल्यूशनिज्म की थ्योरीज सोशो में आती हैं एंड सिमिलर थ्योरी हैं, राइट। ज्योग्राफी में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बट नॉट इन सिलेबस। इवोल्यूशन बेसिकली क्या कहता है, ए से बी में आप यूनिडायरेक्शनल चेंजेस लेके आते हो और ये यूनिवर्सल भी है। अब पर्टिकुलरिज्म वर्ड से अगर आप देखो, हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर है। ए प्लेस की हिस्ट्री बी प्लेस की हिस्ट्री से अलग हो सकती है। ईच कल्चर हैज़ ओन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स। उसकी वजह से रिलेटिविज्म आता है। पर्टिकुलरिज्म पर्टिकुलर है, यूनिलीनियर है प्लस यूनिलीनियर नहीं है, डिफरेंट हो सकती है। यूनिवर्सल नहीं है, रिलेटिव है, रिलेटिविस्टिक है। यूरोसेंट्रिक व्यू नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो फिर फील्ड वर्क पे उतरना पड़ेगा। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वाले लोग फील्ड वर्क की ज़रूर बात करेंगे, डिफ्यूजनिज्म की भी बात करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा क्रिटिकल डेवलपमेंट टू क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। जब भी आप पढ़ते हो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या है, बेसिकली ये आपका, जब भी हम क्लासिकल इवोल्यूशन से आगे पढ़ते हैं, सिलेबस में भी आप देखो ना, सीधे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के बाद ये वाला क्वेश्चन। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थिंकर्स वाली यूनिट से ही, लेवी स्ट्रॉस, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है इनके मिथ के बारे में पूछा है। मिथ यहाँ भी पूछा है, येलो वाले हाईलाइट देख लो, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, ठीक है। बस यहाँ बहुत पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर दी है, लेकिन स्टडी तो इन्होंने एक ही जगह की है। दूसरा, इनकी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्या है बता दो, मतलब सिलेबस की हेडिंग ये है। बाकी आपको क्यों देखना कि प्रीवियस ईयर क्या है, लेवी स्ट्रॉस ने कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेम दिया है, राइट। यहाँ पर देख लो आप, स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते ही नहीं का वो मेनली, जो बहुत अलग वे में पूछा हुआ, अदरवाइज तो लीच भी पढ़ लेते हम, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच टू स्टडी ऑफ मिथ, ये पहला पार्ट है, राइट। तो इसको भी आप 100% रिपीटेड ही कहोगे, अगर नहीं कहो तो फिर बताओ, देखेंगे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। रुथ बेनेडिक्ट, हालांकि आई होप एंथ्रो, देखो मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ पाया हूँ आज तक कि मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ। अगर आप एंथ्रो से हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। इसने कहा साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ कल्चर इन सम रीज़न बाई हिम, ठीक है। रुथ बेनेडिक्ट के स्टडी ऑफ कल्चर पूछा है। कल्चर ऑफ पर्सनैलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, आप यहाँ से देख लो, ये पॉज करके टॉपिक ही है कल्चर एंड पर्सनैलिटी, तो इसमें ये टॉपिक होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं पता तो खैर कोई बात ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रिपीटेड नहीं मान रहा हूँ फिलहाल, राइट। हाँ, आप आइडिया लगा के 50% कह लो रिपीटेड है, वो सब एक अलग बात है। अगला क्वेश्चन, टॉपिक ज़रूर है पोस्ट मॉडर्निज्म, बट दिस इज़ टोटली न्यू क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि मैक्सिमम लोगों ने ये नाम एंथ्रो में भी नहीं सुना होगा। बहुत कम लोगों ने, जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा है वही जानते होंगे जैक्स डेरिया कौन है,
राइट, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, सही हूँ तो भी बताना। पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, ग्रीड्स का हम पढ़ते हैं, राइट, बहुत जगह पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, तो हर ऑप्शन में है पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस। तो यहाँ पे अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस ऑफ फील्ड वर्क मेथड। अब आप देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, किसी टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है, फील्ड वर्क, ट्रेडिशन, एंथ्रोपोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक एंड चैलेंजेस। इसको मैं नया मान सकता हूँ, देखो ठीक है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन पे पहले भी ये टॉपिक ही है। मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ सिनॉप्सिस में जो प्रिपेयर किया, ये आपका रिसर्च मेथड के नोट्स है। पहला टॉपिक है फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रो। यहाँ पर आप देखो, फील्ड वर्क ट्रेडिशन को जब हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम PYQ पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, देख लो आप यहाँ पे, इस तरह से हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, राइट। इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव हमने देख लिए, नेचर क्या है एक हेडिंग, देन सब्जेक्टिविटी के बारे में कुछ, प्रॉब्लम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स में हम पूरी बातें कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, मोरल प्रॉब्लम्स क्या है, राइट, ये अप्रोचेस क्या हैं। तो जब भी एथिक अप्रोच पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो ये ज़रूर ध्यान रखो, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसकी और डायमेंशंस पूछेगा ही पूछेगा। जैसे इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, कंट्रीब्यूशन पूछ लिया है, राइट, तो फिर पूछना ही पूछना, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फील्ड वर्क कैसे हुआ, इंपॉर्टेंस बता दो, तो फिर चैलेंजेस पूछेगा ही पूछेगा। देख लेना ऊपर, शायद चैलेंजेस या लिमिटेशन का क्वेश्चन हो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंक्शन, ये टेक्निक्स हैं, टेक्निक, मेथड एंड मेथोडोलॉजी। सैम्पलिंग टेक्निक्स डायरेक्ट टॉपिक नहीं है सिलेबस का, लेकिन इसको मैं रिपीटेड मानूंगा, क्यों? सैम्पलिंग मेथड पे शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी आएगी ज़रूर। सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, ये सैम्पलिंग्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, तो जब भी आप ये पढ़ रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स एंड सैम्पलिंग मेथड क्या है, तो सैम्पलिंग मेथड सबसे पहले तो आप यही देखते हो ना कहाँ वो एप्लीकेबल है। तो दिस इज़ फेयरली, आप ये कह सकते हो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, या फिर इसे मैं PYQ प्लस मान लेता हूँ, चलो एप्लीकेबिलिटी है, 100% रिपीटेड नहीं है, बट सिलेबस से तो आ रहा है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस UPSC पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कायोटाइप बोलोगे, गुणसूत्री संरचना। आज तक कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा, लेकिन अगर आप सिलेबस में देखो तो मेथड फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे एनालिसिस हैं, इसमें से एक ये भी है, तो ये आना चाहिए, इसको मैं सिलेबस पे मानूंगा, कोई PYQ उस पर है नहीं। तो इसका देखो बेसिक एनालिसिस ये है, आप इन लेक्चर्स में भी देखना, यहाँ पे मैंने बात ये की है कि ऐसे टॉपिक्स GS4 में जैसे ऑब्जेक्टिविटी का टॉपिक दिखेगा, ऐसे टॉपिक्स जिनसे आज तक UPSC ने पूछा नहीं है, चाहे ऑप्शनल हो या GS हो, सोशल में भी यही हाल है, हर एक में यही हाल है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछने ज़रूर बनते हैं। उन टॉपिक्स को आप स्पेशली थोड़ा बहुत तैयार करके जाओगे। देन इस टॉपिक से हमने देखे जो मेंडेलिन की स्टडीज़ हैं, इसमें आप देखो सिंगल फैक्टर से क्वेश्चन पूछा, मल्टी फैक्टर से क्वेश्चन पूछा, लीथल एंड सब लीथल जीन से पूछा। लीथल वाला देख लो, लीथल एंड सब लीथल 2012 का डिट्टो रिपीटेड। जिन लोगों ने कट ऑफ ही 2013 लगाई हुई है उनके लिए एक पुराना क्वेश्चन हो गया, उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, राइट। देन सिंगल जीन म्यूटेशन, ये सिलेबस से है, आई कैन टेल कि ये PYQ है, हालांकि ये मेंडल में कहीं आना चाहिए, डिटेल में आप पढ़ो, बताओ। मल्टी फैक्टर एनालिसिस, मल्टी फैक्टर ट्रेट, बेसिकली क्या है मल्टी फैक्टर ट्रेट, यही है, सिलेबस से पूछा है, राइट, नॉट फ्रॉम PYQ बट 100% फ्रॉम सिलेबस, ठीक है। म्यूटेशन डिसऑर्डर कुछ हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। देन हेरिटेबिलिटी, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा, बहुत रेयर चांसेस है लोगों को पता हो, अगर पता है तो ठीक है, और जो अगर ये आपको लगता है कि इस टॉपिक में नहीं होना चाहिए मुझे बता देना, आई विल मेक इट करेक्ट। एक नया क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक काउंसलिंग, आप एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देख लो, इम्प्रिंटिंग हो गया, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, 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 ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन, सिलेबस की हेडिंग है, डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन इतनी सब चीज़ों में आप देखो क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, राइट। तो फिर ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग जैसे इस पर कम क्वेश्चंस पूछे हैं, पूछना बनता है। जेनेटिक मैपिंग पे एक क्वेश्चन हमें यहाँ कहीं दिखा था, नहीं है, आज तक क्वेश्चन नहीं है शायद, तो फिर आएंगे इन टॉपिक से क्वेश्चन जिनसे नहीं पूछा है, राइट। तो आपको ये स्पेशली तैयार करना है, जेनेटिक मैपिंग स्पेशली तैयार करना है, ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग तैयार करना है, क्योंकि 79 से लेके अब तक नहीं पूछा, तो नए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO एंड RH, हाफ क्वेश्चन रिपीटेड, शॉर्ट नोट ऑन RH ब्लड। एक क्वेश्चन इन्होंने ADO में पूछा है, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ABO ही होना चाहिए। रिजॉल्विंग डिस्प्यूटेड पैटर्निटी,
जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न, सेम चीज़ हो गई, ठीक है। चलो RH ये हालांकि सिलेबस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हीमोग्लोबिन पे पूछा है। इस टॉपिक को आप हेल्थ एंड कल्चर में भी रख सकते हो। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी 2012 में भी पूछा था, कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन लेवल। हालांकि ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है, लेकिन इसका हेल्थ और डिजीज से क्या लेना देना है, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रिपीटेड तो मत ही मानो, क्यों ही मानोगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ और उसका इम्पैक्ट, लाइफ स्टाइल डिजीज़ एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब बर्डन, 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत पहले तो है नहीं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ से अलग अलग डिजीज़ 2004 2005 में पूछे हुए हैं। हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें भी आप हीमोग्लोबिन टॉपिक को रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्या मैं कह दूं कि एप्लीकेशन इक्वल टू रोल और फॉरेंसिक इक्वल टू फॉरेंसिक, 2010 का क्वेश्चन है। सिलेबस का टॉपिक भी है और भी क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन, हालांकि ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आप यही कहोगे कि रिपीटेड है। हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड एंड रिलीजन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ट्रेड में दो ही तो ट्रेड होंगी, एक मैरीटाइम और एक लैंड वाली। फ्लाइट तो थी नहीं उस टाइम पे, ड्रोन सिस्टम तो थे नहीं, या तो सीधे दिव्य शक्ति से लोग यहाँ से वहाँ चले जाते थे। तो इस तरह से आप, आई होप कि आप समझ पाए होगे ये लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में कोई भी मैंने फालतू बात नहीं करी है, एक गाइडेंस आपको देना है, राइट। बेसिकली पर्पज़ ये है, जो आप इधर उधर परेशान रहते हो कि पता नहीं कैसे करें, 4 साल 5 साल बैठ के ऑप्शनल कर रहे हैं, एक बार ये फाइल तो देख लो। बेसिकली कहना ये है, राइट। यहाँ सिनॉप्सिस पे जाना, एंथ्रो में कोर्स तो है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, करना हो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यहाँ पे आपको एंथ्रो का अपडेटेड, अभी इसमें पेपर 2 अपडेट नहीं है, पेपर 2 जैसे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे लिंक हम अपलोड कर देंगे इस फाइल को। एंड मेंस का भी आप यहाँ पे कर सकते हो, 2024 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंथ्रो का पार्ट 2 कुछ दिन बाद आएगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू, एंड अगर ये लेक्चर आपको लगा कि आपका कुछ भी काम आ रहा है, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।